नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने सैलरी चैप्टर कंटिन्यू किया था। सैलरी चैप्टर से रिलेटेड आज की क्लास नंबर 13 रहने वाली है, और आज की वीडियो के अंदर हम जितने भी परक्यूस्ट्रीज है उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, आप कंटिन्यू इनिशियल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक चीज का आप सभी को क्लैरिटी होगा। जब भी परक्यूस्टीज की बात आती है, सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है परक्यूस्टीज, और परक्यूस्टीज के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड किया। माने सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया आपका यूज एंड ट्रांसफर ऑफ द एसेट, इसको डिटेल में पढ़ा था। एक कंप्लीट डेडिकेटेड क्लास मैंने अपलोड की थी। उसके बाद मोटर कार को लेकर के हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी। उसके बाद जो आपका आरएफए होता है, आरएफए माने रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक होता है आपका एचआरए जिसको आप लोग हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, एक होता है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की, और रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर होटल का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर भी हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी। इससे अगली वीडियो आप सभी ने देखी, जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, या जो भी फ्री मील उसके वर्किंग आवर के ड्यूरेशन में उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन कौन से प्रोविजन है, कौन कौन से क्लोजेस हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है, और जिनके बिहा पे आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम काफी ऐसे परक्यूस्टीज इनको कंप्लीट कर देंगे। माने परक्यूस्टीज को लेकर के हमारा ये आखिरी वीडियो रहेगा, और आज की वीडियो में हम लोग गिफ्ट को लेकर के डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, एजुकेशन को लेकर के डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और आपका जो एलटीसी होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। वन बाय वन करके मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं गिफ्ट की, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी तोहफा, आप सभी को पता है होता क्या है, अमूमन कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है, जस्ट लाइक दिवाली का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर आप सभी ने देखा होगा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है। गिफ्ट प्रोवाइड का मतलब एक तो वो उसको कुछ कैश देता है, प्लस में कोई आपका नॉन कैश टर्म में उसको गिफ्ट देता है, जैसे वॉच गिफ्ट कर दिया, कुछ क्लॉथ गिफ्ट कर दिए, या कोई भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है, जो भी तोहफा मिलता है उस तोहफे को कैसे ट्रीट करना है। तो जब भी आप लोग गिफ्ट की बात करते हैं, तो गिफ्ट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला पार्ट आपका कैश की टर्म में रहेगा, दूसरा पार्ट आपका काइंड की टर्म में रहेगा। माने कोई भी गिफ्ट आपको मिल गया, कोई भी चीज आपको मिल गया जो डायरेक्ट पैसे की वैल्यू में नहीं है, माने कैश नहीं मिला, कैश के अलावा जो भी चीज आपको गिफ्ट में मिली है वो क्या होगा, आपका काइंड होगा। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी आपको एक तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको कैश की टर्म में कोई भी गिफ्ट मिला है ना, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। हालांकि आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट प्रोवाइड किया, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग समझ रहे होंगे, एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया, गिफ्ट प्रोवाइड किया, और जो अगर आपका वो गिफ्ट कैश की टर्म में है, तो जितना भी कैश अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको गिफ्ट कैश की बजाय आपको काइंड में मिलता, काइंड का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी मिल गया, वॉच मिल गया, जो भी आप क्लॉथ मिल गए, या कोई भी आपको एक गिफ्ट मिल गया, मतलब पैसा नहीं मिला, पैसे के अलावा जो भी आपको मिला वो किस कैटेगरी में जाएगा, काइंड में जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि यहाँ पे आपको एग्जम्प्ट कर देना है 5,000 रुपए तक। माने लेट अस कंसीडर कि आपको जो गिफ्ट मिला है उसकी वैल्यू है आपकी 10,000 रुपए। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, आपका टैक्सेबल सैलरी के अंदर 5,000 माइनस हो जाएगा, माने 5,000 केवल आपका टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। ये जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान है, जितना भी कैश गिफ्ट की टर्म में मिलता है वो डायरेक्ट आपका टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होता है, और अगर आपको काइंड मिलता है तो काइंड के अंदर आपको एग्जम्प्ट दिया जाता है 5,000 रुपए तक का, और 5,000 से ज्यादा का अगर गिफ्ट होता है तो आप लोग 5,000 के अलावा जो एक्स्ट्रा उसका अमाउंट बनता है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। एलटीसी को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट परक्यूस्टीज को ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, इंप्लॉयर अगर आप लोग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कई बार सर्वेंट फैसिलिटी भी देता
है, जैसे आपका गार्डनर हो गया, जैसे आपका शेफ हो गया, इस तरीके की सर्वेंट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। माने यहाँ पे अगला परक्यूस्टिज क्या रहेगा, आपका डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। ध्यान से समझिएगा, शब्द को गौर से समझिएगा, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। जिसको पे कौन कर रहा है ये आप जरूर याद रखिएगा, आपका इंप्लॉयर पे कर रहा है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो किसने प्रोवाइड किया है, ये आपके इंप्लॉय ने प्रोवाइड, सॉरी इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। क्लियर है, प्रोवाइडेड बाय इंप्लॉयर। क्लियर है, इसका जो पैसा है, इसका जो एक तरीके से सैलरी है, वो कौन पे कर रहा है, ईआर पे कर रहा है। तो उस केस में आपको जरूर समझना है कि जो आपका इंप्लॉय है उसका कौन कौन सा हिस्सा टैक्सेबल रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी के अंदर जैसे आपको स्वीपर आपको प्रोवाइड किया जाए, गार्डनर आपको प्रोवाइड किया जाए, वॉचमैन आपको प्रोवाइड किया जाए, या आपका जो पर्सनल अटेंडेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, तमाम फैसिलिटीज हैं जो डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी के अंदर आती हैं। और इनका जो भी अमाउंट बनता है, जो इंप्लॉयर पे करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो टोटल अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। इस अमाउंट के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी परक्यूस्टेज आपको दिया जाता है तो उस केस में फुल्ली आपका टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपको गैस की सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है, या वाटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं खुद जिस कंपनी का ओनर हूं, अगर मैंने अपने इंप्लॉय को ये फैसिलिटी दे रखी है कि आपको गैस का जो बिल है वो पे नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना है, और आपका वाटर का बिल पे नहीं करना है, तीनों केसेस में जो टोटल अमाउंट बनेगा ना, वो भी आपकी सैलरी में जुड़ता है। ये अमाउंट भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है। क्लियर, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए आज का जो सेशन है ना, उसके अंदर हम लोग सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करेंगे, रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्लोजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, जिनको आपको केवल मेमोराइज करना है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है, ये जो परक्यूस्ट्रीज है, अक्सर एक आध सवाल यहां से आ जाता है। ऐसे में आप सभी को सारे के सारे प्रोविजंस को याद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्लियर, तो आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद मैंने बताया आपको एक इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी का केस आपने देखा। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल अगर इंप्लॉयर पे करता है तो उस केस में किस तरीके से आपकी सैलरी का ट्रीटमेंट रहेगा। अब सबसे अहम जो क्वेश्चन आता है, अक्सर इसके अंदर कंफ्यूजन आता है माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, एजुकेशन के अंदर एक अलोवेंस होता है, एक परक्यूस्टेज होता है। अलोवेंस का क्या पढ़ा था, आपको मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलोवेंस, जहां पे 2 बच्चों तक आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलोवेंस आपका एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, और वहां पे एग्जम्प्टेड अमाउंट 100 रुपए प्रति महीना था, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलोवेंस है वो परक्यूस्टेज नहीं था, वो क्या था, वो आपका अलोवेंस था, यहाँ पर आपको पैसा मिलता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं परक्यूस्टेज की। तो जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब एजुकेशन दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन डायरेक्ट इंप्लॉय को भी प्रोवाइड किया जाता है, और एजुकेशन आपके जो इंप्लॉय की फैमिली है, चाहे उसके बच्चे हो गए हो, उसकी वाइफ होगी हो, जो भी आप उसकी फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जब भी बात आती है एजुकेशन परक्यूस्टेज की, तो जो एजुकेशन इंप्लॉयर अगर प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, इंप्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो वो जो अमाउंट खर्च होगा ना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इंडिया के अंदर अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, करीब करीब आप लोग मान लीजिए वो 2000 का दौर था, जिस टाइम पे आपका क्या आया था, कंप्यूटर आया था। ठीक है, उस टाइम पे जितने भी आपके बैंक्स काम करते थे वो मैनुअल एंट्री पे काम करते थे। तो जितने भी बैंक्स थे मैनुअल एंट्री पे काम करते थे, गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें कनेक्ट होंगी। तो ऐसे में हम सबको क्या करना है, अपनी मैनुअल एंट्री सिस्टम को हटा करके और डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करना है। और लोगों ने, जितने भी इंप्लॉय थे, उन्होंने देखा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तो उस केस में क्या किया, उन्होंने हड़ताल कर दिया। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अभी हम इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, आप लोग एक काम कीजिए, आप सिंपल सा फॉर्मूला ही अपना लीजिए कि जैसे आपका वर्किंग आवर, आपकी छुट्टी का टाइम 4 बजे का है, तो हम लोग 1 घंटा पहले आपको रिलीफ देंगे, आप लोग मैनुअल एंट्री कीजिए। जो आपका 1 घंटा बचता है, जो आपके टाइम पीरियड के 1 घंटा बचता है, उसमें हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप लोग कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, ये इंप्लॉय को प्रोवाइड की गई है, और इसकी एजुकेशन पे जितना भी अमाउंट खर्च किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग याद कर सकते हैं।
अगर बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली के अंदर डायरेक्ट आप लोग ये याद रखिएगा 1,000 रुपए तक एग्जम्प्ट रहता है, जैसे उसके बच्चे हो गए या उसकी वाइफ हो गई है, ठीक है, स्पाउस हो गई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप फैमिली को एजुकेशन देते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है एम्प्लॉयर के अपने खुद के इंस्टीट्यूशन होते हैं, कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयर के अपने खुद के इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। ऐसे में कितना हिस्सा आपका टैक्सेबल रहेगा याद रखिएगा। सैलरी फीस कैसे डिसाइड होगी? फीस डिसाइड होगी आपके नियर बाय स्कूल की जो फीस है उससे डिसाइड होगी, और उसके अंदर जो फीस बनती है उसके अंदर आपको एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ओनर का स्कूल नहीं है तो जो एक्चुअल फीस है वो आपकी रहेगी, और उसके अंदर आपको 1,000 रुपए तक का एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आपको बहुत बेसिक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे 100 रुपए पर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 100 रुपए आपका पर चाइल्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। पर मंथ की बात हो रही है तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देते थे, 12 से, और कितने बच्चों तक अलाउड है, ये 2 चाइल्ड तक अलाउड है। तो यहाँ पे ये आपका परक्यूस्टीज नहीं था, ये क्या था माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अलोवेंस था, ठीक है। परक्यूस्टीज के अंदर डायरेक्ट आपको एजुकेशन दी जाएगी, तो एजुकेशन का जो कॉस्ट रहेगा, जो फीस रहेगा, उसके अंदर आपको 1,000 रुपए तक एग्जम्पशन देखने को मिलेगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इंप्लॉय की बात करते हैं तो इंप्लॉय के ऊपर जितना खर्च हुआ वो सैलरी का टैक्सेबल हिस्सा होगा। याद रखिएगा, हम लोग सैलरी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आपको फीस ही पे करना है, ये जो एक्चुअल फीस है पैरामीटर है जिसके बिहा पे एग्जैक्टली हम लोग कितना हिस्सा आपकी सैलरी का टैक्सेबल करें, ये चीज डिसाइड किया जाता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट परक्यूस्टीज है एजुकेशन से रिलेटेड। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट परक्यूस्टीज लास्ट एंड फाइनल मैं कहूंगा, ये है आपका मेडिकल परक्यूस्टीज। मेडिकल परक्यूस्टीज को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आप जो मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं वो विद इन इंडिया करते हैं या आउटसाइड द इंडिया करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया? अगर आप लोग इंडिया के अंदर हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं, आप एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं जिसका मालिक आपका एम्प्लॉयर है, या आप एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा जो भी अमाउंट बनेगा। अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर उस होटल का मालिक, सॉरी उस हॉस्पिटल का मालिक है, तो उस केस में भी आपकी पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड रहेगी। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितना अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा ये आपका डिसाइड करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो चीफ कमिश्नर है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट डिसाइड करता है। याद रखिएगा, स्पेसिफाइड अमाउंट डिसाइडेड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर चीफ कमिश्नर है जो वो आपका एक स्पेसिफाई अमाउंट डिसाइड करता है, जो अमाउंट क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। बाकी उसके अलावा जो अमाउंट रहता है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आप लोग इनसाइड द इंडिया हैं और अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल ओन्ड बाय ईआर की बात हो रही है, या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो रही है, दिस इज द मेन मैटर ऑफ कंसर्न। ये तीनों केसेस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग इंडिया से बाहर अपना इलाज कराते हैं तो एग्जम्प्ट क्या रहेगा, ये आपका मेन कंसर्न है। एग्जम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, आरबीआई ने जो स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड किया है ना वो आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। क्लियर है? उसके अलावा जो भी अमाउंट रहता है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर? अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आप लोग आउटसाइड द इंडिया जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाई एयर ही जाएंगे, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाई एयर जाते हैं तो एयर का जो किराया होता है, एयर का जो फेयर है, यहाँ पे भी आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। ये चीज डिसाइड होती है आपकी जीटीआई से। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जीटीआई का मतलब क्या होता है, ग्रोस टोटल इनकम। अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है, देखियो 2 लाख के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से कम है तो ये आपका जो किराया है ये एग्जम्प्टेड रहेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख के इक्वल या 2 लाख से ज्यादा है तो ये फेयर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कहेंगे तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इनको अच्छे से मेमोराइज कर पाए। आज के जो प्रीक्वेस्टीज हैं वो बहुत आसान है, सिर्फ आपको मेमोराइज करना है। एक बार गो थ्रू करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मेडिकल फैसिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और इससे पहले
पहले हम लोगों ने बात की थी आपका डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी की, और उसके बाद बात की थी अगर आपका ईआर आपको गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की या वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करता है उस केस में आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, और अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल अगर आप लोग बात करते हैं एलटीसी की, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हो आप लोग, एलटीसी। एलटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एलटीसी का फुल फॉर्म होता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या बोलते हैं आप लोग, लीव ट्रेवल कंसेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, कई बार जिस हम लोग सिटी में काम कर रहे हैं उससे बाहर अगर हमें घूमने के लिए जाना पड़ता है तो उस केस में आपको ये 3-4 रूल है जो याद रखने हैं। अगर आप लोग अपनी जर्नी को एयर से ट्रेवल करते हैं, रेल से ट्रेवल करते हैं या सिंपल एसी बस से ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे जितना अमाउंट अगर आपने एसी बस से ट्रेवल किया है, जितना अमाउंट स्पेंड किया है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। और अगर आप लोग एयर से जाते हैं इकोनॉमिक क्लास आपका क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों केसेस एक बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एज सच एज आपको इतना इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है नहीं, केवल मेमोराइज ही तो करना। ये 4 बातें भैया ने बताई, उनको याद कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हम लोग लेते हैं एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो एक एक न्यूमेरिकल में काफी टाइम जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैंने जो इनिशियल लेवल पे आप सभी को बताया था कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, परक्यूस्टीज की बात करेंगे, गिफ्ट की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस की बात करेंगे, एलटीसी की बात करेंगे। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं, वो सारी मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया है। और यहां पर आकर के आज की क्लास नंबर 13 पर आकर के आपका परक्यूस्टीज वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। समझ में आया? तो सैलरी को कैलकुलेट करते टाइम हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था सैलरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सबसे पहले क्या आता है आपका, बेसिक सैलरी आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा। और बेसिक सैलरी के अंदर मैंने डीए की भी बात की थी। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने अलाउंस की बात की थी। तो हमने अलाउंस के ऊपर भी बात कर ली। अगर आप सभी ने देखा हो तो इसकी अलग अलग कैटेगरियां बनती हैं। उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड भी आ गया था। उसके बाद हमने किसकी बात की है, हमारे परक्यूस्टीज की बात की है। ठीक है, तो आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके परक्यूस्टीज की बात कर रहे हैं। परक्यूस्टीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे। और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे लास्ट में जाके हम लोग किसकी बात करते हैं, डिडक्शन की बात करते हैं। और इस तरीके से आपका चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, 3, 4 3, 4, 5 और 6, करीब करीब 6 क्लास मेरे को लग गए इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, तो कितनी क्लास लगी है, 6 क्लास लगी है टोटल, किस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके परक्यूस्टीज वाले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करके चलता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लैरिटी मिला होगा परक्यूस्टीज को लेकर के। गिफ्ट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस और एलटीसी की कौन कौन सी बातें याद करनी है उसको आपको एक रफ फ्रेमवर्क मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।